नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। हम यह आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग इस चैनल पर यूपीपीजीटी, यूपीजीआईसी, बिहार 4.0 जो आने वाली है और झारखंड माध्यमिक आचार्य पीजीटी का जो भर्ती आ चुकी है, लोग फॉर्म भर चुके हैं, उसको ही ध्यान में रखकर यहाँ हम समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय हम लोग क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन। इसके बाद इसी चैनल पर हर दिन दो आपको प्रैक्टिस सेशन का 2 वीडियो मिलेगा और इसमें थियरी की 1 क्लासेस हर दिन मिलेंगी। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं जो भी हमसे त्रुटियां हुई हों। हम उस त्रुटि को सुधार करके अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उस त्रुटि से त्रुटिहीन आए। आज का कल हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट में पहला वीडियो देख चुके थे जो 50 क्वेश्चन का था। अगले 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आज इसमें 51वां क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? ऑप्शन ए है विशिष्टता, ऑप्शन बी है सजातीयता, ऑप्शन सी है अवस्थिति और ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अवस्थिति लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं जो रेडफील्ड ने बताया था विशिष्टता, सजातीयता और आत्मनिर्भरता, और चौथा इन्होंने बताया था लघुता। लघु समुदाय का मतलब ही है लघुता। तो यह 4 विशेषताएं दिए थे। लघु समुदाय की अवधारणा रेडफील्ड द्वारा दिया गया था जो मैक्सिको के गांव टेपोजलान के अध्ययन पर आधारित था। मैक्सिको ने 2 प्रकार के समुदाय बताए, दीर्घ समुदाय एवं लघु समुदाय। इसके साथ ही उन्होंने समुदाय नहीं, दीर्घ परंपरा एवं लघु परंपरा की बात कही थी, समुदाय नहीं, सॉरी। तो उसमें उन्होंने उसके बाद अवधारणा दी थी ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा उन्होंने दी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत से अन्य काम भी, अन्य अध्ययन भी उन्होंने किए थे। उन्हीं की आलोचना करते हुए भारत में एस सी दुबे ने उनके द्वि परंपरा सूत्र का विरोध किया एवं कहा कि भारत में द्वि परंपरा सूत्र से काम नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर पंच परंपरा सूत्र या बहु परंपरा सूत्र की बात उन्होंने कही थी। आगे हम जब एस सी दुबे को देखेंगे उनके यह 5 परंपराओं को देखा जाएगा। अगला इसमें प्रश्न है 52वां प्रश्न है। आज का दूसरा प्रश्न है, उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है। उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर से द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए है उपनगरीय, ऑप्शन बी है पृष्ठ प्रदेश, ऑप्शन सी है नगरीय ग्राम और ऑप्शन डी है गंदी बस्तियां। तो यह जरूरी नहीं है कि इसमें गंदी बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र, उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगरों द्वारा घिरा रहता है उसे उपनगरीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि गंदी बस्ती शहरों की विशेषता होती है, न कि ग्रामीण क्षेत्रों की। इसमें जब आप देखेंगे उस प्रैक्टिस सेशन में जिसमें प्रैक्टिस है, नया वाला यह प्रश्न है, उसमें गंदी बस्ती दिया है जो कि सही नहीं है। गंदी बस्ती की जगह ऑप्शन ए उपनगरीय क्षेत्र सही होगा। या यह जो सबसे पहले नगरीकरण ग्राम नगर सातत्य जो था, जो रेडफील्ड ने दिया था, उसको अगर सबसे पहले किसी ने अध्ययन किया था तो वह किए थे गाल्पिन द्वारा किया गया था। उसके बाद सोरोकिन एवं जिम्मरमैन ने किया। उसके बाद भारत में जीएस घुरिये द्वारा किया गया। विस्तृत व्याख्या उसका अगर देखें तो लुईस विर्थ द्वारा भी किया गया था। तो हम लोग एक प्रश्न में जिस प्रश्न से जो संबंधित ऑप्शन होगा उसी के बारे में डिटेल करेंगे। बाकी 3 जो ऑप्शन होंगे उनको अगले प्रश्नों में जहां वह आएगा वहां पर देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां 335, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण
332। ऑप्शन डी है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 244। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा होती है वह बस जनजातियों से संबंधित होती है। प्रश्न में पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध अनुसूचित जनजातियों से बस संबंधित है, तो यह 244 जो अनुच्छेद है वह केवल जनजातियों से संबंधित है। सेवाओं एवं पदों पर नियुक्तियां जो है वह 335 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए है। लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, इसमें भी दोनों का है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। राज्य विधानसभाओं में जो सीटों का आरक्षण दिया है 332, उसमें भी दोनों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है महाद्वीप अथवा राज्य, ऑप्शन बी है प्रदेश जिसमें आर्थिक स्वायत्तता है, ऑप्शन सी है नदी घाटी, ऑप्शन डी है प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी पारिस्थितिकीय विशेषताएं हों। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी पारिस्थितिकीय विशेषताएं हों। इसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र उसे ही कहते हैं जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र हो, जिसमें एक जैसी प्राकृतिक एवं वातावरण जैसी वायुमंडल जैसी एक जैसी परिस्थिति अगर पाई जाएगी तो उसी ही क्षेत्र हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 55वां प्रश्न है आज का, मतलब सीरीज का 55वां है और आज का 5वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने संरचना को जाल कर्मों तथा भूमिका प्रतिमान संबंधों के रूप में परिभाषित किया है? यहाँ पर संरचना को जाल क्रम तथा भूमिका प्रतिमान के संबंधों से जोड़ता हुआ कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने बात किया था? तो ऑप्शन ए है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी है नेडल, ऑप्शन सी है ब्राउन, ऑप्शन डी है मोरेनो। तो इसमें ऑप्शन बी सही है नेडल। ऑप्शन बी सही है नेडल ने ही, मैं कल भी बताया था कि जब सामाजिक संरचना में बात आएगी भूमिका प्रतिमान संबंधों की तो उसमें नेडल ही सही होंगे। भूमिकाओं की अगर कहीं बात होगी तो उसमें नेडल ही सही होंगे। नेडल ने एक पुस्तक लिखी थी द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। यह इनकी पुस्तक बहुत पॉपुलर पुस्तक है जो हर पेपर में अगर नेडल से प्रश्न आता है तो जरूर पूछी जाती है। नेडल ने सबसे पहले भूमिका की बात की थी। कल मैं गलत बोल दिया था एक जगह क्वेश्चन में कि भूमिका की बात लिंटन ने की थी, वह गलत है। सबसे पहले भूमिका की बात नेडल ने की थी। परिस्थिति समूह की बात, अगर परिस्थिति समूह की या परिस्थिति की बात सबसे पहले वेबर ने की थी, एवं इन दोनों को भूमिका एवं परिस्थिति की बात सबसे पहले लिंटन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए है ऐसे सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमान का न होना जिनका पालन आवश्यक है। ऑप्शन बी है व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रचित है। ऑप्शन सी है किसी अभिलक्षण के प्रकार तथा अर्थ उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के सापेक्ष है। ऑप्शन डी है व्यक्ति विश्वास करता है कि इसमें ऑप्शन डी है व्यक्ति विश्वास करता है कि उसकी संस्कृति अन्य से श्रेष्ठ है। तो कहा है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि व्यक्ति उसे मानता है जो सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक
संदर्श से रंजित है उसे ही व्यक्ति, इसमें ऑप्शन बी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब होता है कि दूसरे के साथ वह तुलना करके अपना निर्णय या अपनी संस्कृति को आंकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मिलान वाला प्रश्न है, यह मिलान का प्रश्न है। इसमें पहला है मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद की अवधारणा सबसे पहले दी थी। तो एक में डी मिले एक में ए में 4 मिलेगा, ए में 4 मिलेगा। तो अगर 4 मिलेगा तो मान लीजिए ए और सी तो खत्म हो गए, फिर बचा बी और डी। अगला देखते हैं ईवी टाइलर हैं, उन्होंने सबसे पहले ईवी टाइलर छोड़ते हैं, टोटमवाद दुर्खिम दिया था। मैक्स मुलर को प्रकृतिवाद से जोड़ते हैं। तो सी में जब 2 देखेंगे इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सी में 1 है, यहाँ 2 है, तो सी में 2 है। अब हम देख लेते हैं, ईवी टाइलर का होगा जीववाद और काम्ट का होगा जड़ पूजा। इसलिए ऑप्शन बी सही है। ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मिलान का प्रश्न है, तो इसमें कुछ खास नहीं। हम अभी आगे भी फिर टाइलर को, दुर्खिम को और काम्ट को आगे के कुछ प्रश्नों में देखेंगे। उन्होंने यह धर्म के बारे में सबसे पहले यही अवधारणा उन्होंने दी थी। अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, दर्पणित व्यक्तित्व एक सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ है। दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसका मूल अर्थ है। ऑप्शन ए है हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण। ऑप्शन बी है अनुमोदन तथा निरानुमोदन का सही निर्णय। ऑप्शन सी है ध्यानाकर्षण तथा प्रशंसा की खोज। और ऑप्शन डी है अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफलन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण। ऑप्शन ए सही है। दर्पणित व्यक्तित्व की अवधारणा अगर किसी ने दिया था तो यह सबसे पहले कूले द्वारा दी गई अवधारणा है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ लुकिंग ग्लास एक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक को उन्होंने दर्पण के रूप में समाज को दर्पण के रूप में देखा था एवं व्यक्ति को कहा था कि वह दर्पण को देख के ही अपना समाजीकरण करना चाहिए। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी कूले की एक बहुत प्रसिद्ध माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की पुस्तक है, न कि कूले की है। कूले ने भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा था, जो प्रश्न आता रहता है। उन्होंने कहा था कि हम जब जाति को तब जाति कहते हैं जब वह पुश्तैनीवाद या वंशवाद से जुड़ जाता है। जब वह वंशवाद से जुड़ जाता है तो हम जाति को जाति परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है जी.एच. मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है। जी.एच. मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है। ऑप्शन ए है सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट, ऑप्शन डी है फिलॉसफी ऑफ माइंड। तो फिलॉसफी ऑफ माइंड यह पुस्तक है, फिलॉसफी ऑफ माइंड यह पुस्तक हीगल की है। फिलॉसफी ऑफ माइंड हीगल की पुस्तक है। एवं जी.एच. मीड ने समाजशास्त्र को जो कहा था वह था सोशल साइकोलॉजी। मीड ने, अभी मैं बताया कि मीड जो थे वह समाजीकरण के सिद्धांत से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। यह शब्द दिए थे अवधारणा के रूप में, उसे ब्लूमर ने दिया। एवं इन्होंने एक पुस्तक लिखी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी और इन्होंने समाजीकरण को देखा, वह रूप था आई का मी में परिवर्तन। अगर आई का, मैं का, अगर मुझे में परिवर्तन हो जा रहा है उसे ही इन्होंने समाजीकरण कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए है वह एक संस्कृत शास्त्री नहीं थे। ऑप्शन बी है
वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे। ऑप्शन सी है वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े। ऑप्शन डी है वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े, यह गलत है। वह सर्वेक्षण से जुड़े थे, वह सर्वेक्षण से जुड़े थे। डीपी मुखर्जी ने डाइवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी और डीपी मुखर्जी को भारत में मार्क्सवादी विचार का प्रवर्तक माना जाता है। यह मार्क्सवादी विचारक थे। भारत में 3-4 लोग हुए जो मार्क्सवादी थे, जैसे कि AR देसाई, डीपी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। यह जो लोग थे यह मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेकिन डीपी मुखर्जी मार्क्सशास्त्री न कहलाकर अपने आप को मार्क्सवादी न कहलाकर मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे अपने आप को। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना सेवा दिया था, लखनऊ विश्वविद्यालय में सेवा दिया था। इसके बाद इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बुलाया गया। तत्कालीन उप कुलपति जो हामिद अंसारी थे, उन्होंने इनको अपने वहाँ बुलाया एवं उनसे लगभग कुछ समय तक वहाँ अध्ययन एवं अध्यापन का काम भी करवाया था। बाद में यह रिटायर हुए और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति ये नहीं बने थे। तो डीपी मुखर्जी राधाकमल मुखर्जी और DN मजुमदार के साथ मिलकर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में काम किया था। इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र डिपार्टमेंट में त्रिमूर्ति लोग थे, उसमें यह शामिल थे। त्रिमूर्ति में थे राधाकमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, उसके बाद DN मजुमदार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वहाराकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए है मजदूरों में वर्ग चेतना, ऑप्शन बी है मजदूर वर्ग की क्रांति, ऑप्शन सी है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या और ऑप्शन डी है पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। सर्वहाराकरण का जो अवधारणा है, इसको सबसे पहले गोल्डथोर्प बुजुर्गाकरण दिया था। गोल्डथोर्प बुजुर्गाकरण की अवधारणा दिया था, लेकिन सर्वहाराकरण की अवधारणा सबसे पहले मार्क्स द्वारा दिया गया था। मार्क्स ने समाज में जो लोग हैं उनको 2 भागों में बांटा था, सर्वहाराकरण एवं बुजुर्गाकरण में। बुजुर्गा में पूंजीपति वर्ग को रखा था, सर्वहारा में वह व्यापारी, श्रमिक और जो लोग नौकरी पेशा में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जो हुआ करते थे, उनको मार्क्स ने रखा था। मार्क्स ने कहा कि जब सर्वहाराकरण होगा, सर्वहाराकरण का मतलब था कि जब पूंजीवाद बढ़ेगा तो वेतन श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। वेतन श्रमिकों का तात्पर्य है जैसे कि नौकरी पेशा वाले लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। और मार्क्स ने कहा था कि जो सर्वहारा है वह अगर क्रांति करे, बुजुर्गा के संपत्ति पे या उस पे खूनी क्रांति एक तरह की बात करते थे, और जो मार्क्स थे वह संपूर्ण संरचना का संपूर्ण परिवर्तन चाहते थे क्रांति के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे मार्क्स को हम लोग और देखेंगे तो और भी डिटेल से उनको देखेंगे। अंकल शब्द है एक, जो अंकल शब्द है वह कैसा है? इसका प्रश्न का पूछने का मतलब है कि जो अंकल शब्द है वह कैसा है। तो ऑप्शन ए है वर्गात्मक संज्ञा, ऑप्शन बी है विरोधाभावी संज्ञा, ऑप्शन सी है विशिष्टात्मक संज्ञा और ऑप्शन डी है संकुचित संज्ञा। इसमें ऑप्शन ए सही है, वर्गात्मक संज्ञा। क्योंकि अंकल जो शब्द है पहले तो बताते हैं कि वर्गात्मक है क्या। वर्गात्मक और वर्णात्मक या शब्द दिया था कोई, तो वह सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने नातेदारी को 2 श्रेणियों में बांटा था, वर्गात्मक एवं वर्णात्मक। वर्गात्मक का तात्पर्य होता है, जैसे हम अंकल शब्द जो है इससे मामा, फूफा, चाचा, भैया, ताऊ, मतलब हर किसी को अंकल शब्द से ही संबोधित कर देते हैं, तो यह वर्गात्मक हो गया। वर्ग का मतलब होता है एक दूसरे पर उसका प्रभाव, लेकिन वर्णात्मक होता है वह केवल एक आदमी से संबंधित। जैसे अगर हम पापा को पापा कहते हैं तो वह बस उन्हीं को संबोधित करेगा, बाकी दूसरे को नहीं। ऐसे ही मम्मी को मम्मी ही कहेंगे और तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह
ऐसे होते हैं। विरोधाभासी संज्ञा इसका मतलब होता है कि एक किसी बात को, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई है, तो उसके दो लड़के हैं, तो दो लड़कों से किसी ने पूछा कि अच्छा बताइए तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे क्या है? तो किसी ने कहा नहीं, मान लीजिए जैसे दो लड़के हैं, एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का है, तो उससे पूछे कि तुम्हारे कौन है? लड़का बोल रहा है कि हाँ मेरी बुआ है। जो भाई मामा का लड़का है वो तो बुआ ही बोलेगा उसे, और जो उसका लड़का है, बुआ का लड़का है, वो तो अपनी माँ को ही। तो इसमें विरोधाभास दिखता है। विशिष्टात्मक का वही मतलब था, किसी विशिष्ट को संबोधित करते हुए, जैसे अंकल आंटी हो गए, यह वर्गात्मक में आते हैं। वर्णात्मक में विशिष्टात्मक में आता है पति तो अब सबको नहीं बोल सकते, जिसकी शादी जिससे हुई वही उसी बोलेगा। पत्नी भी नहीं बोल सकते किसी को। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। और इसका सबसे पहले अगर कोई किसी ने दिया था तो वह दिए थे मॉर्गन द्वारा नातेदारी को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, वर्गात्मक एवं वर्णात्मक या विशिष्टात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम। सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम बताना है। इसमें ऑप्शन ए है विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य विश्लेषण और तथ्य संकलन। ऑप्शन बी है प्राकल्पना निर्माण, विषय निर्धारण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। ऑप्शन डी है विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। ऑप्शन डी है विषय निर्धारण, तथ्य संकलन, प्राकल्पना निर्माण और तथ्य विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। इसका तात्पर्य है कि जब हम शोध करने जाते हैं, जब फील्ड में हम शोध करने जाते हैं, उससे पहले हमारे पास एक प्रश्न होना चाहिए किसके बारे में हमें रिसर्च करना है। तो सबसे पहले विषय का निर्धारण होता है, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसे प्राकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस को ही प्राकल्पना कहते हैं, तो प्राकल्पना हो गया। तथ्य संकलन, पहले उससे संबंधित आंकड़ों को हम इकट्ठा करेंगे, मतलब संकलित करेंगे। उसके बाद विश्लेषण तब होगा जब यह तीनों प्रोसेस गुजर जाएगा, तो तथ्य विश्लेषण होगा। और तथ्य विश्लेषण के बाद से आता है अगला, वह आता है रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद ग्रंथ आता है, फिर मतलब खत्म हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता, वह क्या है? ऑप्शन ए है पैतृक घर, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है धर्म। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जाति। एक हिंदू कभी भी अपने जीवन काल में जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। घर तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग अपने गांव में रहते हैं, चाहे कुछ लोग इलाहाबाद, बनारस या दिल्ली या कहीं भी रहते हैं, तो छोड़ के फॉरेन चले जाते हैं। वर्ण भी बदल लेते हैं। जैसे वर्ण का तात्पर्य है कि वर्ण उसे कहते हैं, तो एक हिंदू है वह जन्म से जाति नहीं बदल सकता, अपने मृत्यु तक जाति को नहीं बदल सकता है। इसमें कारण होता है कि जो जाति है वह प्रदत्त है, उसे नहीं बदल सकता। वर्ण क्या है? वर्ण है, जैसे यह प्राचीन काल में यह व्यवस्था भारत में थी कि 4 वर्ण थे। चार वर्ण में पहला था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इसमें वर्ण का तात्पर्य था, जैसे मान लीजिए उसमें काम के आधार पर इसे विभाजित किया गया था। जो पठन पाठन का काम करता था ब्राह्मण वर्ण का था। जो रक्षा सुरक्षा और जिम्मेदारियों का काम करता था उसे क्षत्रिय वर्ण में रखा गया था। जो व्यापार का काम करता था या कर देने का काम करता था उसे वैश्य वर्ग में रखा गया, एवं जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता था उसे शूद्र वर्ण में रखा गया था। तो वह भी बदलता था उस समय। धर्म तो लोग धर्म परिवर्तन कर ही लेते हैं, तो धर्म बदल सकता है, लेकिन कोई हिंदू जाति को अपने मृत्यु तक नहीं बदल सकता है। वह जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति में वह मरता भी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है,
लैम्प्स को स्पष्ट कीजिए, लैम्प्स को स्पष्ट कीजिए। लैम्प्स का फुल फॉर्म यह पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, ऑप्शन बी है लॉन्ग एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, ऑप्शन सी है लैंगथ्रिएस्ट एरिया मल्टीपर्पज स्टेट, ऑप्शन डी है ऊपरी कोई नहीं, ऊपर वाला कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। इसका मतलब होता है यह नेटवर्क से संबंधित होता है, यह नेटवर्क से संबंधित होता है, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसी से यह संबंधित वर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो ICT दिया हुआ है अपने समाजशास्त्र में, उसी से यह प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 66वां प्रश्न है पूरे इस प्रैक्टिस सेट का। प्रश्न है मुसलमानों में सरिया में होता है, मुसलमानों में सरिया में क्या होता है? ऑप्शन ए है पैगंबर के जीवन आचरण का पालन करना, ऑप्शन बी है इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना, ऑप्शन सी है विवाह परिवार और विरासत के संबंध में नियंत्रण, ऑप्शन डी है हराम और हलाला के बीच का अंतर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विवाह परिवार और विरासत के संबंध में जो नियंत्रण एवं नियम कानून बनाए गए हैं वह मुसलमानों के सरिया में ही उसे रखा गया है एवं उसी में वह है। हम देखते हैं कि जो हिंदू मतलब जो होते हैं उनके लिए वह भारतीय संविधान एवं भारतीय कानून के हिसाब से भी चलते हैं और रीति रिवाजों से भी अपना शादी विवाह करते हैं, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमान अपना शादी विवाह परिवार और विरासत का जो बंटवारा होता है वह सरिया के आधार पर ही करते हैं। अब धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आ रहा है, लोग आधुनिक कानूनों को, संविधान को धीरे धीरे मानना शुरू कर दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अरविंद, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है सूर्य। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अरविंद। जो अरविंद है इनका नाम पूरा है अरविंदो जो है वह विश्व राज्य की कल्पना करते हैं, विश्व राज्य की कल्पना करते हैं। अरविंदो भारतीय समाजशास्त्री हैं। तो यह खासकर UPPGT में यह दिया गया है, तो UPPGT में इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, तो इसे हम UPPGT से संबंधित प्रश्न मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यह मिलान का प्रश्न है, तो हम लोग यहीं मिला देते हैं, आगे हम लोग अभी देख लेंगे कौन सा उसमें ऑप्शन सही होगा। तो पहला है लुई ड्यूमा कौन सी पुस्तक लिखा था? होमो हायरार्किक्स। अब किसी दिन हम 1-2 घंटे का कम से कम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ बुक और उनके राइटर का नाम लिखा होगा और बस हम लोग उससे ही संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। दूसरा है योगेंद्र सिंह कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो उनकी पुस्तक थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यह योगेंद्र सिंह की पुस्तक थी। केएम पणिक्कर की पुस्तक थी हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स, और डेनियल थार्नर की पुस्तक थी द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इसमें ए में 4 मिलेगा, ए में 3 मिलेगा, बी में 4 मिलेगा। हम देखते हैं उससे मिल जा रहा है कि नहीं। अगला है, इसमें देखते हैं उसमें मिल जा रहा है कि नहीं। ए में 3, बी में 4, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2 मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हम जैसे मान लीजिए वह मिलान का था तो वहाँ पर हम उतना उसको डिटेल नहीं देखेंगे। अभी जब डिटेल से अभी देखेंगे, आगे अभी प्रश्न आएंगे और तो वहाँ पर उन लोगों को हम लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। इसमें मतलब यह पूछ रहा है कि हम अगर अपने बुआ की लड़की से शादी करें तो उसे क्या कहते हैं? बुआ की लड़की से अगर विवाह करें तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेरोरेट, ऑप्शन ऑप्शन बी है पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज, ऑप्शन सी है एंडोगेमी और ऑप्शन डी है हाइपोगेमी।
तो इसका एक छोटा सा तात्पर्य है, ऑप्शन बी इसमें सही है, पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज, पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज। इसका मतलब होता है कि यह खासकर दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है। उसमें हम लोग जब दक्षिण भारत के फिल्मों को हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो अपने बुआ की लड़की से शादी करता है, जो हीरो या जो भी होता है, उसके बाद अपनी मामा की लड़की से शादी कर लेता है। तो उसमें इस तरह के विवाह चलते रहते हैं दक्षिण भारत में, और यह इसलिए रखा गया है खून की शुद्धता को, अपनी जो खानदान होता है, अपने खून का जो प्योरिटी है उसे बनाए रखने के लिए इस तरह के विवाह किए जाते हैं। सेरोरेट का तात्पर्य है जब पति मर जाता है किसी का, तो वह पत्नी पति के किसी भाई से विवाह, छोटे या बड़े से विवाह कर लेती है, उसे सेरोरेट कहते हैं। अब एंडोगेमी और हाइपोगेमी आगे अभी प्रश्न है, तो उसमें हम लोग इसे देखेंगे, प्रश्न नंबर है 17वां पूरे सीरीज का। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? ऑप्शन ए है एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ऑप्शन बी है श्रमिक संघ, ऑप्शन सी है बोट क्लब और ऑप्शन डी है टेनिस क्लब। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति समिति का निर्माण नहीं करते हैं। श्रमिक संघ, वोट क्लब और टेनिस क्लब जो होता है इसे समिति कहते हैं। समिति किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर बनी रहती है, जैसे ही उद्देश्य खत्म होता है समिति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। समिति और समुदाय में सबसे पहले अंतर किसी ने दिया था, तो वह था मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय एवं समिति की अवधारणा अंतर दिया था। एवं इसी में समुदाय और समिति से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग समुदाय एवं समिति को भी अच्छे से देखेंगे। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का, जो हर में कॉमन होता है, जैसे पीजीटी में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, नेट में भी, और मतलब जितने भी पेपर होते हैं उसमें यह कॉमन टॉपिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? ऑप्शन ए है सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन बी है स्वतः विकास, ऑप्शन सी है विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन डी है अनिवार्य सदस्यता। तो इसमें सी सही है, ऑप्शन सी सही है, विशिष्ट उद्देश्य। अभी मैं बताया था कि समिति का हमेशा विशिष्ट उद्देश्य होता है, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य के बिना समिति गठित नहीं की जा सकती। स्वतः विकास संस्था का होता है, अनिवार्य सदस्यता समुदाय की होती है, और सामान्य उद्देश्य समुदाय का ही होता है। समिति में अनिवार्य सदस्यता नहीं होता है, स्वतः विकास नहीं होता है, उसे बनाया जाता है, और सामान्य उद्देश्य नहीं होते हैं, वह विशेष हित होते हैं या विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन ए है लुईस विर्थ, ऑप्शन बी है रेडफील्ड, ऑप्शन सी है गालपिन और ऑप्शन डी है बर्गल द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गालपिन द्वारा। मैं शुरू में ही बताया था, ग्राम्य नगर की जो सबसे पहली अवधारणा है उसे गालपिन ने दिया था, इसके बाद सोरोकिन एवं जिम्मरमैन ने दिया, उसके बाद रेडफील्ड ने उसका विस्तार किया, उसी में कुछ काम एल्विर्थ द्वारा किया गया, बर्गल द्वारा भी नगरीकरण पर काम किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन ए है मर्डॉक द्वारा, ऑप्शन बी है वार्नर द्वारा, ऑप्शन सी है दुर्खीम द्वारा, ऑप्शन डी है जिम्मरमैन द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जिम्मरमैन द्वारा। जिम्मरमैन ने अणुवादी परिवार की अवधारणा दी थी। दुर्खीम परिवार के बारे में नहीं कुछ कहते हैं। मर्डॉक ने परिवार को 5 भागों में बांटा था। वार्नर परिवार को 2 भागों में बांटते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मैं परिवार और विवाह जो होता है उसके परिवार को मैं पढ़ा चुका हूँ, परिवार के प्रकार को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाइए और उसको डिटेल से पढ़ के, उसको मैं थियरी क्लास ले चुका हूँ, तो उसको आप लोग जाइए और डिटेल से पढ़ के इन क्वेश्चनों का आप लोग खुद, क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके पेपर हल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो उसमें हमको थियरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में हम पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बगैर थियरी पढ़े अगर हम चाहें पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट मेरा हो जाए तो कभी भी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं हो पाएगा।
हाँ, ये हो सकता है कि आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर इसलिए लगा सकते हैं और नए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस इसलिए, जब आप पढ़े रहेंगे तभी नए क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेशन कर पाएंगे। नहीं तो जब प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर में ही फंसेंगे तो जो मेन पेपर होगा उसमें हम कैसे पार कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है थियरी को भी पढ़ना। अगला प्रश्न है, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? ऑप्शन ए है प्रारूपवादी संप्रदाय, ऑप्शन बी है शास्त्रीय संप्रदाय, ऑप्शन सी है समाजशास्त्री संप्रदाय, ऑप्शन डी है भौगोलिक संप्रदाय। भौगोलिक संप्रदाय, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रारूपवादी संप्रदाय। प्रारूपवादी संप्रदाय अपराध शास्त्र का ऐसा संप्रदाय है जो मानता है कि जो अपराधी होता है वह जन्मजात होता है। और इसको दिया किसने था? लोम्ब्रोसो ने। लोम्ब्रोसो को आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। उसने अपराधी के 4 प्रकार बताए। अपराधी के 4 प्रकार बताए: पागल अपराधी, भावुक अपराधी, जन्मजात अपराधी और आकस्मिक अपराधी। यह 4 प्रकार के उसने अपराधियों के प्रकार बताए। उस शास्त्रीय संप्रदाय जो है वह कुछ पुराने तरीकों पर ही आधारित है और उसको शास्त्रीय संप्रदाय को, जो अपराध का शास्त्रीय संप्रदाय है, उसको क्वेटलेट द्वारा दिया गया था। भौगोलिक संप्रदाय में लोम्ब्रोसो भी आता है और इसमें हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक हैं शायद, उन्होंने भी अपराध को 4 भागों में बांटा था: यौन अपराध, कानूनी अपराध और इस तरह के 2 अपराध और उनके हैं। तो अभी हम जब अपराध और आगे अभी प्रश्न आएंगे तो हम उसमें देखेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, इसमें जो समाजशास्त्री संप्रदाय है, इसके जो प्रणेता हैं इनको सदरलैंड ने दिया था। अपराध शास्त्र का सबसे पहले अगर किसी ने अपराध शास्त्र शब्द की अवधारणा या अपराध शास्त्र शब्द जो था इसको अगर किसी ने दिया था तो वह थे सदरलैंड। अमेरिका के मांस उद्योग में उन्होंने देखा था। उन्होंने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सबसे पहले दी थी, लेकिन अपराध शास्त्र में नहीं, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि अपराध शास्त्र में उन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रारूपवादी संप्रदाय और अपराधी जन्मजात होते हैं। इस वाक्य को किसने कहा था? तो वह सीजर लोम्ब्रोसो ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। क्योंकि यह किस लिए कह रहा है? क्योंकि पश्चिमीकरण बढ़ने की वजह से अब यह संस्कार न होकर संविदा हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शादियां हो रही हैं। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय कोर्ट में तलाक के केसेस बहुत पड़े हैं और जो प्राचीन भारतीय समाज था उसमें तलाक का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, क्योंकि लोग संस्कार मानते थे और जिम्मेदारी के तहत उसे निभाते थे। अगला कारण आर है, इसमें भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह कह रहा है कि जो पश्चिमी समाज है भारतीय समाज पर पश्चिमी जो विचारधारा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। इसमें ऑप्शन ये सही है, क्योंकि इसमें बहुत से कन्फ्यूजन है तो हम ए को भी ले सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी परंपरा के वजह से ही भारतीय समाज में इस तरह का बदलाव देखा जा रहा है। तो ऑप्शन ए सही है। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए से सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी है एन के बोस, ऑप्शन डी है बेरियर एल्विन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बेरियर एल्विन ने भारत में जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को उनको नेशनल पार्क, उनके जो क्षेत्र में वो रहते हैं उसे नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए और लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जितनी सुरक्षा
नेशनल पार्क को दिया जाता है, सेम उतनी ही सुरक्षा एवं उतनी ही सुविधाएं जनजातियों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जनजाति हैं उनकी संस्कृति संकट में है और हम लोगों के मिश्रण से उनकी संस्कृति नष्ट होती जा रही है, उनको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके उलट जीएस घुरिये ने कहा कि उनको वह जनजातियों को जीएस घुरिये ने इसका विरोध किया है एवं कहा कि जो जनजाति हैं वह पिछड़े हिंदू हैं, तो उनका आत्मसातकरण होना चाहिए। जो डीएन मजुमदार हैं इन्होंने परिवार के बारे में कुछ वक्तव्य, कुछ इनकी परिभाषाएं हैं और इन्होंने कुछ काम किए हैं। यह डीएन मजुमदार जो हैं यह लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र डिपार्टमेंट में राधामोहन मुखर्जी के साथ रहे थे। एन के बोस पूर्वोत्तर फ्रंटियर जो एरिया है उस पे इन्होंने 14 जनजातीय आंदोलनों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही था, बेरियर एल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए है 1933 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है 1940 में। तो ऑप्शन डी है इसमें 1940 में। तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द जो था उसका सबसे पहले प्रयोग 1933 में किया था। हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन द्वारा, 1927 और 28 में साइमन कमीशन द्वारा जो अनुसूचित जाति थे, यह जो हरिजन शब्द था यह अनुसूचित जातियों के लिए ही संबंधित था। तो जो साइमन कमीशन 1927 और 28 में भारत में आया था उसने अनुसूचित जातियों को, उन्हें जो अस्पृश्य लोग थे, जो हरिजन लोग थे, उनका नाम, एक नया नाम दिया था अनुसूचित जाति। उसको 1935 के भारत शासन अधिनियम में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया एवं वहीं से भारतीय संविधान में भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही भारतीय संविधान में भी उन लोगों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? ऑप्शन ए है अनैतिक गृह, ऑप्शन बी है मानसिक दुर्बलता, ऑप्शन सी है खराब स्थिति और ऑप्शन डी है नगरीकरण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मानसिक दुर्बलता। गोडार्ड ने मानसिक दुर्बलता को बाल अपराध का प्रमुख कारण माना था। खराब आर्थिक स्थिति की वजह से भी बाल अपराध होते हैं। अनैतिक गृह, जैसे कि घर का वातावरण अच्छा ना हो तो वहाँ भी जो बच्चा रहता है वह भी बाल अपराध का हिस्सा बन जाता है। नगरीकरण में भी जो नगर होते हैं वहाँ भी बाल अपराध, जो क्योंकि जो गंदी बस्तियाँ, गरीब बस्तियाँ या स्लम्स होते हैं उसमें बाल अपराध की घटनाएं देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है इंदिरा देव, ऑप्शन बी है ए.एस. अल्तेकर, ऑप्शन सी है जे.एन. चौधरी और ऑप्शन डी है वाई.बी. दामले। तो इसमें ऑप्शन बी सही है ए.एस. अल्तेकर ने द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, यह पीजीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस बार पीजीटी में भी यह प्रश्न आ सकता है। जीआईसी में है, नहीं तो यूपी पीजीटी में प्रश्न पक्का आएगा। यह मैं कह रहा हूँ आएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं, प्रश्न है आश्रितता सिद्धांत संबंधित है, डिपेंडेंस थ्योरी संबंधित है। गरीब देशों का, ऑप्शन ए है गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, ऑप्शन बी है गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, ऑप्शन सी है वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता और ऑप्शन डी है महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। यह जो डिपेंडेंस थ्योरी थी इसे पार्क ने दिया था। इसको पार्क ने दिया था एवं कहा था कि उन्होंने कोर पेरिफेरी एवं परिधि, अर्ध परिधि एवं कोर में बांटा था। हिंदी में कोर, परिधि एवं अर्ध परिधि में बांटा था। कोर में जो विकसित राष्ट्र होते हैं वो होते हैं वह। तो इस तरह से यह पार्क द्वारा दी गई अवधारणा थी। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है
आज की क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं और आगे अगले जो अभी कुछ अगले जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें 81वां क्वेश्चन से प्रश्न हम लोग देखेंगे। 81वां प्रश्न से हम लोग देखेंगे और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और जो भी गलतियां हो रही हैं उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।